वेलकम बैक टू एमएसबीएस केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का लास्ट पॉइंट है, दैट इज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए होता क्या है एक्चुअली, अभी आप इस डेफिनेशन में ज़्यादा फोकस मत कीजिए, आप एक एक्टिविटी के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं आपको, एंड आप देखेंगे कि आपको कितना आया। ओके, एक्चुअली हो क्या रहा है कि आपके पास एक बीकर है, ओके, और इस बीकर में जो है आपके पास एक फ्लास्क रखा हुआ है, ओके, और इस फ्लास्क में एक सॉल्यूशन बनाया गया है, सॉल्यूशन ए मान लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो आपका दिख रहा है ये आपका हो गया सॉल्यूशन बी। एक कंडीशन आपके पास ये है। अब इसके बाद क्या होगा, इसमें सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी में सॉल्वेंट और सॉल्यूट मॉलिक्यूल दोनों ही होंगे। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी सॉल्वेंट पार्टिकल भी होगा और सॉल्यूट पार्टिकल दोनों के पास होगा, ये हम जानते हैं। ओके, देखिए अब होगा क्या यहाँ पे ऐसे केस में कि इसमें ये जो आपकी मेम्ब्रेन बनी है, ये मेम्ब्रेन आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब इसकी खास बात क्या होती है उसको समझिए। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है, एसपीएम से भी इसको इंडिकेट करते हैं कि एक ऐसा मेम्ब्रेन जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को क्या कर सके, सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके उनको क्या कर सके, मॉलिक्यूल्स बोलो या पार्टिकल्स बोलिए आप, तो उनको पास थ्रू करा सके, उनका मूवमेंट अपने मेम्ब्रेन के थ्रू करवा सके। लेकिन इनका तो मूवमेंट होता है, नॉट अलाउ सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स को अलाउ वो नहीं करता। तो इससे क्या होता है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो ऐसा ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी होती है। एक्चुअली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैसे होते हैं उसका एग्जांपल देख लीजिए। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक होता है आपका नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। ओके, तो आपका नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में एनिमल मेम्ब्रेन आ गई, ओके, और इसी तरीके से आर्टिफिशियल में आपके पास एग्जांपल दो होते हैं, एक होता है आपका सेलोफेन और दूसरा एग्जांपल जो है आपका वो है आपका पार्चमेंट पेपर। तो ये जो है आपके आर्टिफिशियल हैं और ये आपके नेचुरल मेम्ब्रेन्स हैं जिनको इस्तेमाल में लाया जाता है। इसका इस्तेमाल कई जगहों पर होता है। तो देखिए होता क्या है इस प्रोसेस में, आपसे पूछा गया कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स किधर से किधर मूवमेंट करेंगे। तो ऐसे केस में आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट ए अगर लो कंसंट्रेशन का है फॉर एग्जांपल, और सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल ये हाई कंसंट्रेशन का ले लेते हैं, और ये जो सॉल्यूशन बी है आपका लो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है। तो अब सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होंगे वो लो कंसंट्रेशन से, मतलब सॉल्यूशन बी में जितने भी आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे वो सॉल्यूशन ए जो कि एक हायर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है उसकी ओर को उनका मूवमेंट हो जाएगा। लेकिन मूवमेंट किसका हो पाएगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का। किनका हो पाएगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, पार्टिकल्स का। और इस पार्चमेंट मेम्ब्रेन के अंदर लगातार मूवमेंट करते रहेंगे अपना लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर को। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे सॉल्यूशन से सॉल्वेंट को हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो आप इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, व्हेन अ सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट, मतलब जब एक सॉल्यूशन को सॉल्वेंट से अलग कर दिया गया थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम यहाँ पे लगा रखी है। सॉल्वेंट क्या करना शुरू करेगा, स्टार्ट्स फ्लोज फ्रॉम द रीजन ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये रीजन ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन। और ये भी कह सकते हैं कि टू डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन है आपके पास, जिसका कंसंट्रेशन डिफरेंट था, इसका कंसंट्रेशन डिफरेंट था। और सॉल्वेंट क्या करेगा ऐसे केस में, लोअर कंसंट्रेशन वाले से हायर कंसंट्रेशन की ओर वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। ओके, इसके बारे में तो हमने डायग्रामेटिकली समझ लिया। अभी हम एक और देखेंगे, इसके थ्रू समझने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, आपके पास एक एक्टिविटी है, उसको समझने की कोशिश करते हैं होगा क्या। देखिए आपके पास दो फनल है, ओके, इस फनल को आपने क्या किया,
एक फनल आपके पास, उसको आपने क्या किया है कि इसको डिप कर दिया है और इसको प्योर वाटर रखा है इसमें आपने, ओनली वाटर। ओके, इसका मतलब ये सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा। और इसके अलावा आपके पास जो है इसके अंदर कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन तैयार करके हमने रखा हुआ है। और ये जो मेम्ब्रेन, इसके नीचे की जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन आपकी SPM हो गई, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकती है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अपने मेम्ब्रेन के थ्रू पास करा सकती है। ओके, अब आप इस केस में क्या देखेंगे, थोड़ी देर बाद आपको क्या कुछ ऐसा नजर आएगा, जैसे ये आपका वाटर का लेवल यहाँ था, इसका कुछ सोल्यूशन का, तो अब इसका लेवल यहाँ तक पहुँच गया, मैंने कुछ ऐसा बनाया, और ये वाटर पहले से था ही, और आप जानते हैं इसका जो लेवल है अभी वो यहाँ बढ़ गया है, पहले इसका वॉल्यूम कम था, अब बढ़ गया है। इसका मतलब हम क्या समझे, इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि जो प्योर सॉल्वेंट वाला पोर्शन होता है, जैसे वाटर था, इसने क्या किया कि solvent starts flows from the region of pure solvent into the solution। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल क्या हुआ इस सॉल्वेंट का, अपने प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर को क्या करना, मूवमेंट करना। तो इस वजह से क्या हुआ, सॉल्वेंट पार्टिकल जैसे इसके अंदर जाने लगे तो इसका लेवल क्या हो गया, राइज कर गया। और इसका लेवल राइज करने की वजह से क्या हुआ कि अब एक समय ऐसा आएगा जब हमें लगेगा कि नो मोर राइज इन लेवल। अब हमें एक ऐसी कंडीशन आएगी जिस कंडीशन पे हमें ऐसा लगेगा जिसमें कि आपका लेवल जो है राइज नहीं हो रहा है, मतलब एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है। तो इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस आपको बताई जा रही है, होल प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ओके, सॉल्वेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन, और मूवमेंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू दिस सॉल्यूशन, दोनों को ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो आप जानते हैं कि जब ये ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर आपका नो मोर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल शो होगा, तो इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि अब यहाँ पे पार्टिकल्स का मूवमेंट बंद हो चुका है। अब इसका मतलब ऑस्मोसिस प्रोसेस अब नहीं होगी, नो मोर ऑस्मोसिस, अब कोई ऑस्मोसिस प्रोसेस आपको नहीं दिखेगी, और वो उस पॉइंट पे हमें पता चल जाएगी यहाँ पे ऑस्मोसिस प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। ओके, एक कंडीशन तो आपके पास ये थी। आई होप कि आपको इस डायग्राम के थ्रू ऑस्मोसिस समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पे सीखने की कोशिश करते हैं। क्या होगा कि जो आपका फनल था, ये आपका फनल है। ओके, और आपको बताया गया कि ये किस में रखा गया है, प्योर वाटर के अंदर रखा गया है। ओके, जो सॉल्वेंट की तरह हम इस चीज को हम ट्रीट कर रहे हैं, और जिस वजह से क्या है कि इसका लेवल यहां तक राइज कर गया था। ओके, ये कंडीशन हम जान चुके हैं। अब क्या होगा ऐसे केस में, मीन्स ऑस्मोसिस अब यहाँ रुक चुकी है, ऑटोमेटिकली एक ऐसा प्रेशर क्रिएट होता है इस कॉलम में, इस फनल में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर क्रिएट करता है, वो एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाता है। वो उस वक्त क्रिएट होता है जब ऑस्मोसिस की प्रोसेस कंटिन्यूअसली होती रहती है। जैसे ये एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पर लगेगा तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो इसका मतलब ऑस्मोसिस इसी वजह से क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ओके, इतनी तो बात हमें समझ में आ गई। अब आप ये बताइए कि जो उस प्रेशर की वजह से जो आपका ऑस्मोसिस प्रेशर स्टॉप हो चुका है, क्या हम इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को थोड़ा सा और प्रेशर क्रिएट कर, पहले तो ये बताइए कि जो प्रेशर क्रिएट किया है, जो एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो एक्स्ट्रा प्रेशर जो कि आपका इस फनल के ऊपर लग रहा है, ठीक है ना, वो किस दौरान लग रहा है, builds up, that builds up when the solution is separated from
दिस सॉल्वेंट बाय एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब इसका मतलब क्या है उसको देखते हैं। इसका मतलब ये है बेटा कि जैसे ही हम बात करते हैं किस चीज की, एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की, ये जो एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो कब बिल्ड होता है, जब ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप करनी होती है। उस वक्त क्या होता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल जो कंटिन्यूसली मूव कर रहे थे प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर को, तो वो मूवमेंट क्या हो जाए, इसका स्टॉप हो जाए। और उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। वही प्रेशर जिस प्रेशर की वजह से हमने ऑस्मोसिस प्रोसेस को क्या कर दिया, रोक दिया। या हम इसके अगेंस्ट क्या कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग द मूवमेंट ऑफ, हम ये बोल सकते हैं कि जहां पर मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट स्टॉप हो जाए, किस में जाने से, इनटू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जाने के लिए रुक जाए। इस प्रोसेस, इस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये आपके ऑस्मोसिस प्रोसेस के दौरान ही क्रिएट होता है। अब क्या हो अगर आपको इसको एक दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझाया जाए। जैसे आपके पास क्या है, आपके पास इस तरीके से कंपार्टमेंट है जिसको दो हिस्सों में बांट दिया गया है। बीच में जो आपकी ये लेयर दिख रही है एक सेमी परमीबल मेम्ब्रेन की लेयर है। ओके, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सोच समझ के जवाब दीजिए। और इसी तरीके से आपका क्या किया गया, इसमें एक वाटर का सॉल्यूशन रख दिया गया और इसमें ये है आपका सॉल्यूशन, इसमें वाटर रखा गया, ये सॉल्यूशन है। इसको एस से इंडिकेट करते हैं, इसको डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं। दोनों में एयर टाइट पिस्टन लगा दी गई, एयर टाइट पिस्टन दोनों में लगा दी गई। ओके, चलिए अब देखते हैं क्या होता है ऐसी कंडीशन में। इस कंडीशन में आपको ये चीज समझनी है कि ये वाटर है तो इसका अंदर प्योर सॉल्वेंट है इसके अंदर। ओके, और ये सॉल्यूशन है। आप जानते हैं मूवमेंट ऑफ ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है कि वाटर जो होगा उसके जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होंगे वो मूवमेंट इस तरीके से शो करने लगेंगे, इधर से मूवमेंट करेगा सॉल्यूशन की ओर को। ये आपका क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस कहलाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन जैसे ये प्रोसेस हो रही होगी तो एक प्रेशर लगेगा यहाँ पे जिसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे, जिस वजह से क्या होगा, जिस वजह से आपकी वो वाटर के जो मूवमेंट होंगे सॉल्यूशन में जाने के लिए वो स्टॉप हो जाएगा, वो रुक जाएगा। तो ये जो प्रेशर आपने क्रिएट किया है सॉल्यूशन साइड में, ताकि वाटर का मूवमेंट जो है, वाटर या सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो सॉल्यूशन में रुक जाए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है, इसी प्रेशर को। तो आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक समझ में आएगा इस डायग्राम के थ्रू। अब इसका हम एक एप्लीकेशन लेते हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। कैसे क्या हो, इसी में कंडीशन आपको बताते हैं कि आपके पास ये जो आपका डायग्राम है इसमें बोला गया है कि एक कंपार्टमेंट में सॉल्यूशन है, एक में वाटर है। तो आप बताइए एक चीज कि सॉल्यूशन साइड में जो प्रेशर क्रिएट हो रहा था उसकी वजह से वाटर का मूवमेंट रुक गया। इसका मतलब यह है ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक चुकी है। क्या हम इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं? इसका मतलब ये रिवर्स होने का मतलब ये हो गया कि अब जो सॉल्यूशन में से जितने भी सॉल्वेंट पार्टिकल्स होंगे वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट अब क्या हो जाए, इधर की ओर को मूवमेंट हो जाए। इसका मतलब क्या हो कि सॉल्यूशन में से जितने भी सॉल्वेंट है वो एक साइड जाके सारे सॉल्वेंट कलेक्ट हो जाए और जितना भी सॉल्यूट पार्टिकल्स जो बचेगा वो साइड हो जाए। मीन्स सेपरेशन टेक्निक में इस्तेमाल कहीं ना कहीं इसका किया जाता है और आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि इसका एप्लीकेशन कहाँ है, और वही चीज हम उस एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। तो बताइए ऐसा क्या प्रेशर क्रिएट किया जाए कि जिसकी वजह से ये जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है जस्ट रिवर्स हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि ऑस्मोसिस के अगेंस्ट अगर वो प्रोसेस रिवर्स हो जाए तो उसे हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो अब रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा कि सॉल्वेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन साइड विल गो टू द वाटर सॉल्यूशन। ओके, वाटर वाले जो सॉल्वेंट है उसमें क्या चला जाएगा, सारे के सारे सॉल्वेंट के पार्टिकल चले जाएंगे। अब वो कंडीशन क्या है, दैट एक्स्ट्रा प्रेशर। एक्स्ट्रा प्रेशर का मतलब ये हो गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर। हमने ऑस्मोटिक प्रेशर जो लगाया था यहाँ पे उस वजह से क्या हुआ कि आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टॉप हो गई, लेकिन उससे ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे, मींस ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे तो ऐसी कंडीशन में जो ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होगी वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोला जाता है। ओके, अब रिवर्स ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन आपने देखा होगा, आपके घर में आरओ होगा, आप लोग वाटर वगैरह जो प्यूरिफायर होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। आरओ का मतलब ही है रिवर्स ऑस्मोसिस।
तो वो रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस में वो यही ही होता है। एक्चुअली इसकी जो प्रोसेस होती है और कहाँ इस्तेमाल में लाई जाती है, जैसे हम बोल सकते हैं कि जो सलाइन वाटर है उसको, सलाइन वाटर को में से जितने भी सॉल्वेंट पार्टिकल हैं उनको सेपरेट कर लिया जाए, पीने योग्य पानी बनाया जाए। तो सलाइन वाटर को पीने योग्य पानी में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है, इस प्रोसेस में रिवर्स ऑस्मोसिस की टेक्निक ही लगती है। देखिए होता कैसे है, आपके पास क्या है, आपके पास ये है सलाइन वाटर, ओके, ये आपके पास सलाइन वाटर है, बीच में आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, ओके, और यहाँ पे रखा हुआ आपके पास प्योर वाटर। आपका जो आरओ सिस्टम वो कैसे काम करता है उसके बारे में बताया जा रहा है। मान के चलिए इसके ऊपर क्या किया गया, एक ऐसा प्रेशर क्रिएट किया गया जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने पर क्या होगा, सलाइन वाटर में से जितना भी आप, दो पार्टिकल्स होंगे सलाइन में, एक होगा सॉल्यूट पार्टिकल्स, एक होंगे सॉल्वेंट पार्टिकल्स। सॉल्वेंट आपका वाटर के पार्टिकल्स होंगे, सॉल्यूट जो होंगे आपके NaCl के, वाटर के NaCl के सॉल्यूट्स होंगे। तो इसका मतलब सेमी परमेबल का काम क्या होता है कि वो सॉल्वेंट को क्या कर सके, यहां से पास करा सके, ना कि सॉल्यूट को। तो सॉल्यूट को पास कराता है नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सलाइन वाटर जो होगा उसमें से अब सॉल्वेंट पार्टिकल जितने भी होंगे, आपके जितने भी ये सॉल्वेंट होंगे, वो आपका मूवमेंट प्योर वाटर की ओर को हो जाएगा। जिस वजह से क्या होगा, जितना भी सॉल्यूट पार्टिकल है वो यहाँ आके इकट्ठा हो जाएगा और बाकी प्योर वाटर आपका इस चैम्बर में कलेक्ट हो जाएगा, और यही वाटर आप क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं। तो इस तरीके से रिवर्स ऑस्मोसिस की जो टेक्निक होती है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इसका है। तो और ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसके लिए आप अच्छे से इसको पढ़ें। रिवर्स ऑस्मोसिस के बाद हम एक दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें आपको ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखिए आपने सुना होगा कि अगर एक दो सॉल्यूशंस है और दो सॉल्यूशन होने का मतलब हो गया इस तरीके से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या है, दोनों कनेक्टेड हैं। ये ए सॉल्यूशन है, ये बी सॉल्यूशन है, दोनों के दोनों क्या है, एक सॉल्यूशन है। ए लेस कंसंट्रेशन वाला है, बी मोर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है। तो अभी तक आप पढ़ते हैं ऑस्मोसिस होता क्या है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, यही तो बोला है। लेकिन अगर आपने कंडीशन बोली ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होगा, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वो आपका हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उसका, और जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लेस होगा उसका लो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, आपके पास एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है, जो भी इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है, और इसी तरीके से इसमें एक हमने सेल डाल दिया, सेल डाल दीजिए, या तो आप रेजिन भी ले सकते हैं, किशमिश का टुकड़ा जो होता है, और इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो भी कुछ ना कुछ होगा। यदि ऐसी कंडीशन में आपका ये है सॉल्यूशन पार्ट, ओके, और ये आपका जो है सेल पार्ट हो गया, सेल। तो आप ये बताइए, जब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देयर विल बी नो मूवमेंट। क्या हो जाएगा, देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। और यहाँ पे मेरे को इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है कि कौन से पार्टिकल्स, क्योंकि हम ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ओके, तो देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा ही नहीं ऐसे कंडीशन में। ओके, सॉल्वेंट का पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होगा तो इसका अंदर इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ऐसी कंडीशन कब होगी, जब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों सॉल्यूशंस का जो कंसंट्रेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर, वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखिए कैसी है। दूसरी कंडीशन में आपने क्या किया कि इसमें जो आपने सॉल्यूशन दिया था उसका कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ओके, उसको मान लेते हैं ओपी सॉल्यूशन, मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आपने इसमें जो रेजन डाला था, उस रेजन का जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, फॉर एग्जांपल वो जो सेल डाला था, उस सेल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको हम मान लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल। तो आप देखिए क्या कंडीशन होगी, कुछ ऐसी प्रोसेस हो जाए जिसमें कि आपका अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ
सॉल्यूशन ज़्यादा हो जाए ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल से, तो ऐसे केस में क्या होगा, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होने की वजह से, क्योंकि हम जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा मतलब पार्टिकल्स का अपोजिट मूवमेंट, तो इसमें क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट पार्टिकल अंदर की ओर को क्या करने लगेंगे, मूवमेंट करने लगेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का ज़्यादा है तो ऐसे तो सॉल्वेंट पार्टिकल अंदर से बाहर की ओर आने चाहिए। इस प्रोसेस में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कह रहे हैं, यहाँ ऑस्मोसिस की बात नहीं कह रहे हैं। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, ऑस्मोसिस का मतलब ये होता है कि सॉल्वेंट का पार्टिकल क्या करते, लेस कंसंट्रेशन से मोर कंसंट्रेशन की ओर आते, तो लेस से मोर की ओर, यहाँ क्या हो रहा है, मोर से लेस की ओर को जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर रिवर्स होने लगी। और ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसे सॉल्यूशन के क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये कौन सा सॉल्यूशन का होता है, हाइयर कंसंट्रेशन का। इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर जिस चीज़ का ज़्यादा होता है उसका कंसंट्रेशन भी कैसा होता है, हाई कंसंट्रेशन। ओके, और जिसका कम होता है तो ये किस में हो जाएगा, लो कंसंट्रेशन में। तो आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई है कि जब ऐसी कंडीशन होगी तो सॉल्वेंट के पार्टिकल जो है सॉल्यूशन से उस सेल के अंदर जाने शुरू हो जाएंगे, और कुछ देर बाद जो कंडीशन है उसकी ऐसी होगी कि जिसमें कि क्या हो जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, स्वेलअप हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि कंटिन्यूअस अगर इस प्रोसेस को रोका ना जाए तो सॉल्वेंट के पार्टिकल कंटिन्यूअसली इसके अंदर जाते रहेंगे और लास्ट में क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल जब अंदर को एंट्री करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टर्जिड। और जब ये टर्जिड कंडीशन होती है तो टर्जिड का मतलब होता है कि वो सॉल्वेंट पार्टिकल जो है एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं सेल सेप के अंदर, और ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में वो क्या चीज क्या हो जाएगी, पहले वाटर के मूवमेंट अंदर जा रहा था तो इसका मतलब ये स्वेलअप हो रहा था, स्वेलअप को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। ओके, डिप्लाज्मोलिसिस बोलेंगे क्योंकि पानी इसमें से निकलने को प्लाज्मोलिसिस। ओके, तो ऐसी कंडीशन में अब क्या होगा, ध्यान दें। तो आपने यहाँ पर ये चीज समझी कि ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का जब ज्यादा होगा तो ऐसी कंडीशन होगी। लेकिन तीसरी कंडीशन में क्या है, आपके पास है सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं। ओके, इसमें आपका क्या है, सेल सेप है, और इस सेल सेप का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल सेप इस बार ज्यादा है किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से। ये आपका सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अब ऑस्मोसिस जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगी अब अपोजिट होने लग जाएगी। इसका मतलब सेल सेप के अंदर से जितना भी आपका सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हो बाहर की ओर को जाने लगेगा, और कुछ देर बाद जो कंडीशन कुछ हो जाएगी सेल की, उस तरीके से हो जाएगी। इसका मतलब ये सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। और श्रिंक होने का मतलब ये है कि इसके अंदर से जितना भी सॉल्वेंट पार्टिकल होगा वो बाहर की ओर को चला जाएगा। ओके, तो ये सारी कंडीशन आपकी इस प्रकार का जो सॉल्यूशन होता है इसको हाई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन किसमें बोला जाता है, सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो ये हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था और ये था आपका लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन जो कि आपका कंसंट्रेशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर जिन दो सॉल्यूशन का या दो सेल का, सेल सेप के अंदर का सॉल्यूशन और ये जो बाहर का सॉल्यूशन है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो जाए तो ऐसे प्रकार के सॉल्यूशन को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, और इसी तरीके से आपका जब ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स सॉल्यूशन का ज्यादा हो जाए सेल के कंपैरेटिवली, तो इस प्रकार के कंसंट्रेशन हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसी तरीके से आपका ये जो कंडीशन होती है जिसमें कि ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स सेल का ज्यादा होता है कंपैरेटिवली टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो इस लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वाले पार्ट को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तीन प्रकार के सॉल्यूशन आपके पाए जाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि जब हम इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाया जाता है हमें, ठीक है ना, इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाया जाता है तो उस आईवी के दौरान, मीन्स शॉर्ट में उसको आईवी बोलते हैं, एक्चुअली क्या होता है, इसको हमेशा सलाइन वाटर के साथ इसको पहले क्या किया जाता है, घोला जाता है। एक्चुअली सलाइन वाटर का मतलब 0.9% सॉल्यूशन ऑफ NaCl, NaCl का 0.9% सॉल्यूशन बनाया जाता है, उसके साथ उसको मिक्स किया जाता है। क्यों, और जैसे उसको जब हमारे आरबीसी के पास से पहुंचता है तो आरबीसी के अंदर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो किसके इक्वल हो जाता है, इस आईवी के ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। और जिस वजह से हमारे आरबीसी जो होते हैं ना स्वेलअप होते हैं, स्वेलअप होकर बर्स्ट भी नहीं होंगे और ना ही वो श्रिंक होंगे। और इसीलिए आईवी इंजेक्शन देते वक्त सलाइन वाटर में पहले उसको क्या कहता है, डिप किया जाता है, उसका सॉल्यूशन बनाया जाता है ताकि वो क्या हो जाए, आइसोटोनिक हो जाए, किसके साथ, रेड ब्लड सेल्स के साथ।
ये तो कुछ बातें थी आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड, रिवर्स ऑस्मोसिस से रिलेटेड, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में था। आपने ऑस्मोटिक प्रेशर पे भी पढ़ा, कंडीशंस पढ़ी। अभी हम कुछ एक फिनोमेना देखेंगे जिसमें कि आपको समझना होगा कि कैसे हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। किस चीज़ का? ऑस्मोटिक प्रेशर का। हमने जान लिया ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में सबसे पहले कंडीशन इसको इंडिकेट करते हैं पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से इंडिकेट किया जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर की जो कंडीशन है वो कैसे आई? एक्चुअली ये चीज़ कैलकुलेशन के बाद पता चली कि जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इस कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए आर का लिया गया। इसका मतलब है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, और ये वैल्यू दी जाती है आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। टेम्परेचर आपको दिया गया होगा और आपका पाई इक्वल्स टू एनआरटी। और ये भी देखा गया कि इट इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो पाई इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं एन बाई वी आर टी लिख सकते हैं। इस वैल्यू इक्वेशन पुट करेंगे तो इससे आपके पास ये चीज़ निकल के आ जाएगी। हम जानते हैं यहाँ एन अगर इसको बी मान के चलते हैं तो ये सॉल्यूट का पार्टिकल कहलाएगा। इसका एन बी बाई वी ये क्या कहलाता है? ये कंसंट्रेशन टर्म है। ये कौन सा टर्म है? कंसंट्रेशन टर्म। तो इसको हम लोग पाई इक्वल्स टू सी आर टी भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। का कंसंट्रेशन टर्म कैसे हुआ? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को तो हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। एक आपके पास सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में आपने NaCl का सॉल्यूशन तैयार किया और ये वाटर है। अब आपने क्या किया कि इसकी कंडीशन देखी कि इसका एक पर यूनिट वॉल्यूम आपने क्या करने की कोशिश की? NaCl को काउंट करने की कोशिश की। और पर यूनिट वॉल्यूम आपका NaCl जितना ज़्यादा होगा, मीन्स सॉल्यूट के पार्टिकल्स इसके जितने ज़्यादा होंगे वो उतना ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब हम उसे कंसंट्रेशन टर्म से इंडिकेट करते हैं। इसीलिए एन बाई वी को CRT से भी इंडिकेट किया। तो इससे हमें ये पता चला कि यहाँ पे C कंसंट्रेशन है, R आपका गैस कांस्टेंट हो गया, T टेम्परेचर हो गया, एन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हो गया और V यहाँ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हो गया। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर के कुछ रिलेशन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ, अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ। अब वो पहला देख लेते हैं हम लोग। जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो उसके साथ किस तरीके से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेट करती है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसमें क्या होता है आप जानते हैं, पाई इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए और इनटू में आपका DRT अपॉन MV। ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बीच में क्या है? रिलेशन है। कभी कभी इसके बेस पे आपके क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। इसको डिराइव करना नहीं आता तो आप उस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए। ओके, दूसरा जो फॉर्मूला निकल के आता है वो है आपका पाई इक्वल्स टू डेल्टा TB इंटू DRT अपॉन 1000 इंटू KB। ये जो आपका ये है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरीके से तीसरा आपका है पाई इक्वल्स टू डेल्टा TF इंटू DRT अपॉन 1000 इंटू KF। और ये है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपको इस तरीके से इनके आधार पर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कोशिश कीजिए ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि इसके डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं कभी कभी। ओके, यहाँ पे D मतलब होती है डेंसिटी बेटा। ओके, D मतलब डेंसिटी होती है और R मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जानते हैं। यहाँ पे MB की वैल्यू जो है ये है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सिंपल सी बात। ओके, जहाँ पे आपका KB दिया गया है ये रहा, ये आपको बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। और जहाँ KF दिया गया है उसको हम बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो ये सारी वैल्यूज आपको कुछ ना कुछ दी होंगी, इनमें से एक वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी और वो चीज वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ओके, तो ये तो था आपका थोड़ा सा ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। अभी आपने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा कि ऑस्मोसिस प्रोसेस होती क्या है। ऑस्मोसिस प्रोसेस का मतलब है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ
लोअर सॉल्यूशन इनटू द हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये चीज आपकी क्या थी, ऑस्मोसिस। क्या हम ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन को थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करें? ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन होता क्या है आखिरकार, दोनों में फर्क क्या है, किस चीज का फर्क है? देखिए, आपने डिफ्यूजन प्रोसेस अगर पढ़ा हो, आपको याद दिला दें तो डिफ्यूजन प्रोसेस का मतलब होता है कि सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, सॉलिड, लिक्विड या गैस, तीनों में डिफ्यूजन होता है, तीनों में पॉसिबल है। ये सिर्फ और सिर्फ किस में पॉसिबल है? लिक्विड में, सॉरी, ये किस में पॉसिबल है? सिर्फ लिक्विड में पॉसिबल ऑस्मोसिस। इस डिफ्यूजन की प्रोसेस को क्या रिवर्स किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ये कैसा होता है? इरिवर्सिबल है। जैसे अगरबत्ती की स्मेल जो है एक बार कमरे में फैल गई तो वापस उस प्रोसेस को रिवर्स नहीं किया जा सकता, वही डिफ्यूजन है। इसी तरीके से ऑस्मोसिस में वो प्रोसेस रिवर्स हो सकती है जिसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, तो रिवर्सिबल है ये चीज। ओके, इसके अलावा जो ऑस्मोसिस होता है उसको तो हम स्टॉप कर सकते हैं या उसको रिवर्स किया जा सकता है अगर बाहर से कोई प्रेशर किया जाए तो, लेकिन इस डिफ्यूजन प्रोसेस को कुछ भी कंडीशन से इसको स्टॉप या रिवर्स नहीं किया जा सकता। ऑस्मोसिस प्रोसेस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल होता है, इसमें नो सेमी परमेबल, कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, और एक लास्ट डिफरेंस और क्या हो सकता है कि ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, लेकिन डिफ्यूजन में ऐसा क्या होता है, इसमें सॉल्वेंट एज वेल एज सॉलिड पार्टिकल्स दोनों को दोनों क्या करते हैं, आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये बातें थी थोड़ी सी ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के लिए, जिन बच्चों को इनमें कंफ्यूजन हुआ हो थोड़ा सा तो उनका क्लियर हो गया हो। ओके, तो अब देखते हैं हम थोड़ा सा इसके आगे के प्रोसेस को। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो पढ़ा था टॉपिक, उसमें हमने देखा था कि इस तरीके से किसी फनल को जब रखा गया हमने किसी सॉल्यूशन में तो उसका लेवल राइज कर गया। इसका मतलब ये है आपका सॉल्वेंट इसमें प्योर और इसके अंदर आपका सॉल्यूशन है, तो मूवमेंट पार्टिकल का कैसा होना चाहिए, सॉल्वेंट से कहाँ की ओर को, सॉल्यूशन की ओर को होना चाहिए। और ये प्रोसेस हो भी रही थी इसमें, इस वजह से इसका लेवल राइज कर रहा था। लेकिन हमें यार समझना क्या चीज़ है कि ये हो क्यों रहा है, एक्चुअली इसके पीछे का कारण क्या है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल ही इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास क्यों हो रहे हैं। एक्चुअली देखो, सॉल्वेंट की वजह से अगर हम बनाते हैं, यह है सॉल्वेंट का केस, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की वजह से जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा वेपर जाएंगी और ज़्यादा क्या करेगा, वेपर प्रेशर इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा सॉल्वेंट की वजह से। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होंगे वो लेस पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में जा सकेंगे और लेस पार्टिकल की वजह से इसका जो वेपर प्रेशर आएगा वो क्या जाएगा, लेस हो जाएगा या वेपर प्रेशर लो हो जाएगा इसका, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो जिस वेपर प्रेशर लो हो जाएगा इसका मतलब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, लो होगा, और लेकिन सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या, हाई होगा। और हम जानते हैं कि जो जिस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हाई होता है पार्टिकल्स का मूवमेंट लो की तरफ को होता है, तो इस वजह से क्या होता है, जो आपके सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वेपर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो ऊपर की ओर को उठे और उन्होंने क्या किया, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में क्या किया, अपनी ओर को मूवमेंट किया। इस वजह से क्या है, आपका मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। तो इस ऑस्मोसिस के पीछे का जो मेन रीज़न है वो यही चीज़ थी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक्चुअली होता क्या है, अभी हम लोगों ने पाई वी इक्वस टू एन आर टी करके पढ़ा। देखिए, पाई इक्वस टू हमने सी आर टी पढ़ा, मैंने बताया पाई इक्वस टू सी को हम एन बाई वी भी लिख सकते हैं आर टी, या हम इसको पाई वी इक्वस टू एन आर टी भी लिख सकते हैं। आप इसमें से तीनों रूपों में से किसी भी रूप में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये तीनों के तीनों फॉर्मूले अच्छे से पता होना चाहिए, एक दूसरे को रिलेट करने आने चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं, मॉलिक्यूलर मास का, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट किया था, इसी तरीके से यहाँ भी कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं पाई इक्वल टू क्या होता है बेटा, एन बी अपॉन वी आर टी, यही तो होगा। आप जानते हैं एन बी की वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो क्या हम ये फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मानते हैं कि हम 2 in 1 रख दें, तो इससे क्या होगा, एन बी की वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी, तो पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई इक्वल्स टू एन बी की वैल्यू हो जाएगी डब्ल्यू बी वॉल्यूम था एम बी ऊपर आर टी हो जाएगा। ओके,
क्या एम बी की वैल्यू को ऊपर रख दें, पाई की वैल्यू को नीचे लिया है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एम बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, डब्ल्यू बी आर टी अपॉन क्या, वॉल्यूम, तो पाई नीचे आ जाएगा और वॉल्यूम था ही पहले से। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के जरिए न्यूमेरिकल्स आसानी से डील कर सकते हैं। और ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मे भी पूछा जा सकता है आगे भी। इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए होता क्या है, क्वेश्चन दिया गया आपको, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर of a solution containing 3.42 gram of sucrose per liter at 400 Kelvin. मॉलिकुलर मास ऑफ सुक्रोज दिया गया है आपको 342, ओके। आर की वैल्यू दे रखी है आपको 0.083 बार लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ओके। ये वैल्यू आपको दे रखी है। आपको बोला क्या गया है, एक बार दोबारा से समझते हैं इस क्वेश्चन को, ओके। देखिए होता क्या है, आपसे बोला गया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर पता कीजिए सॉल्यूशन का, और कंटेनिंग इतना ग्राम ऑफ सुक्रोज पर लीटर। आपके पास क्या है, एक बीकर है, पर लीटर बोला है तो 1 लीटर के इसमें आपके पास वाटर होगा ही होगा। उसी में सुक्रोज का 3.42 ग्राम क्या डाला है, सुक्रोज डाला गया है, ओके। और इसका जो टेम्परेचर था उस समय वो कितना था, ऑलमोस्ट 400 केल्विन बोला गया पर लीटर, 400 केल्विन बोला है। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास आपको दे रखा है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पता कीजिए। ये लो ऑस्मोटिक प्रेशर पता करना है। हम जानते हैं डब्ल्यू बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, 3.42। एम बी की वैल्यू आपको दे रखी है, मॉलिक्यूलर मास कितना है 342, ओके। इसके अलावा क्या चीज दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, ओके। इसके अलावा आर की वैल्यू दे रखी है, देखिए 0.083, ओके। और इसी तरीके से आपके पास टेम्परेचर दे रखा है कितना, 400 केल्विन। आपके पास सारी वैल्यूज यूनिट सबकी सेम है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा ऐसे केस में, आप वैल्यू पुट कीजिए, पाई इक्वल्स टू एन बी अपॉन वी आर टी, या इसको खोल के पूरा लिखते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वॉल्यूम आर इंटू टी। वैल्यू पुट कीजिए, देखिए डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है 3.42, आर की वैल्यू 0.083, टेम्परेचर 400, एम बी की वैल्यू आपकी 342, ओके। और वॉल्यूम आपका कितना है 1 लीटर। जब आप इसको कंप्लीट डिवीजन करेंगे तो पाई की जो वैल्यू आपकी आएगी 0.332 बार। ऑस्मोटिक प्रेशर उस सॉल्यूशन का, मतलब अब इसकी वजह से जो सॉल्यूशन बना है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो आपका 0.332 बार आया है। इसका मतलब ये है क्वेश्चन का, ओके। तो आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा इजी होगा, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिनको एक और बार प्रैक्टिस करनी है, ओके। तो देखिए आपके पास क्या है, उन्होंने बोला है कि एट 298 केल्विन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.002 ग्राम ऑफ एन अनआइडेंटिफाइड solute exhibits an osmotic pressure of 2.55 atmosphere, ओके। तो पूछा गया है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। आर की वैल्यू आपको दी गई है, दैट इज इक्वल टू 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर में दे रहा है, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, तो इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि टेम्परेचर भी आपका किस में दे रखा है, केल्विन में दिया। टेम्परेचर दिया आपका 298 केल्विन। ये सारे सॉल्यूशन करने का तरीका है, ओके। चलिए अब देखते हैं कैसे। 298 केल्विन में 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम ऑफ एन अनआइडेंटिफाइड सॉल्यूट। आपके पास एक बीकर है, उसमें एक अनआइडेंटिफाइड सॉल्यूट मान के चलो एक्स, इसको डिसॉल्व किया गया है। तो
तो इसने बोला है कि कितना ग्राम इसका 3.002 ग्राम किसका एक्स का इसमें ऐड किया गया है। इसका मतलब ये चीज़ बी मानते हैं हम इसको बेटा सॉल्यूट को, तो इसका मतलब पाई इक्वल टू क्या आ जाएगा एन बी अपॉन वी आर टी, तो होता ही है हम जानते हैं। तो एन बी की वैल्यू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी होती है, तो हमें यहाँ पे डब्ल्यू बी की वैल्यू क्या दी गई है, ये निकल गई 3.002। ओके, इसके अलावा आपको और क्या क्या दिया रखा है उसको लिखते हैं। वॉल्यूम आपको दिया गया है 100 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि 0.1 लीटर के बराबर होता है। ओके, 0.1 लीटर के बराबर होता है। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, देखिए टेम्परेचर आपको दिया ही है 298 केल्विन दिया ही है। ओके, आर की वैल्यू आपको दे रखी है 0.082। अब आपके पास बचा क्या है उसको लिखने की कोशिश करते हैं। आपको एम बी लिखना है, तो एम बी कितना है, अब पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे आपको, पाई की वैल्यू 2.55 दिया है। तो आप जानते हैं एम बी का जो वैल्यू हमने अभी निकाली थी इस पर पुट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये कैसे हो जाएगा, एम बी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी अपॉन पाई इंटू वी। तो एम बी की वैल्यू कैसे निकल के आ जाएगी, डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है 3.002, आर की वैल्यू 0.082, टेम्परेचर 298 केल्विन, पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.55 और वॉल्यूम कितना दे रखा है 0.1 लीटर। ओके, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो एम बी की वैल्यू आपकी निकल के आई है तो 288.6 ये वैल्यू आपकी निकल के आई। आई होप कि आपका कैलकुलेशन जो है अपने ईमानदारी से करेंगे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे जब आप कभी भी कोई न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो इसके बेस पे अब आप न्यूमेरिकल लगाइए बहुत सारे, ठीक है, क्योंकि आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा आते हैं इन्हीं में से। तो पूरी कोशिश करें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और आपका ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोसिस प्रेशर, ये आपके एग्जाम पॉइंट से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से पढ़िए। आज का जो टॉपिक पढ़ाया है उसको रिवाइज कीजिए अच्छे से। टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड।